नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के टीकाकरण पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। स्वच्छता ऐप पर 1.5 लाख से ज्यादा कोविड से संबंधित शिकायतों का समाधान किया गया। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। भारत में कोरोना के दैनिक नए मामलों में निरंतर गिरावट जारी। और अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को कोविड-19 के टीकाकरण की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 16 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ इस लड़ाई के निर्णायक चरण में है। आइए देखते हैं और किस बात पे जोर दिया उन्होंने। कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान, इस विषय में अभी विस्तार से हमारी चर्चा हुई। प्रेजेंटेशन में भी काफी चीजें डिटेल बताई गई है और हमारे राज्यों के डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों तक बहुत विस्तार से इसकी चर्चा हुई है और इस दरमियान कुछ राज्यों से अच्छे सुझाव भी मिले हैं। केंद्र और राज्यों के बीच इस संवाद और सहयोग ने कोरोना से लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक प्रकार से फेडरलिज्म का उत्तम उदाहरण इस सारी लड़ाई में हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। मुझे संतोष है कि कोरोना के इस संकट काल में हम सभी ने एकजुट होकर काम किया। जो सीख लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी उसी पर चलने का हम सब ने प्रयास किया और इस दरमियान संवेदनशीलता के साथ त्वरित फैसले भी किए गए, जरूरी संसाधन भी जुटाए गए और देश की जनता को निरंतर हम लगातार जागरूक भी करते रहे। और आज इसी का परिणाम है कि भारत में कोरोना का संक्रमण वैसा नहीं है और न ही वैसा फैला है जैसा दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है। जितनी घबराहट और चिंता 7-8 महीने पहले देशवासियों में थी, अब लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन केयरलेस न हो जाए ये भी हमें चिंता करनी है। देशवासियों में बढ़ते विश्वास का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है। मैं आपके राज्य प्रशासन की भी दिन रात जुटे रहने के लिए प्रशंसा करता हूं। साथियों, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। साथियों, देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं
और अभी साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से विस्तार से हमें बताया भी गया है। और आपको मालूम होगा, मैं इस विषय में जब भी मुख्यमंत्रियों के साथ बात हुई, मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया था कि इस विषय में हम जो भी निर्णय करना होगा वो साइंटिफिक कम्युनिटी जो कहेगी वो ही हम करेंगे। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि इस टीकाकरण अभियान में सबसे महत्वपूर्ण कारक उन लोगों की पहचान और निगरानी है जिन्हें टीकाकरण की आवश्यकता है। इसके लिए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। साथ ही साथ कोविड-19 के लिए टीकाकरण पिछले 3-4 सप्ताह से लगभग 50 देशों में चल रहा है और अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों को ही टीका लग पाया है। भारत का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। आइए देखते हैं और किस बात पर जोर दिया उन्होंने। साथियों, इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो, ये सुनिश्चित करना है। इससे जरा सी चूक भी इस मिशन को नुकसान पहुंच सकता है। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को यह सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद डिजिटली तुरंत देना जरूरी है ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर ना आना पड़े। किसको टीका लग चुका है ये तो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा ही, साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी इसके रिमाइंडर के रूप में भी ये काम करेगा। दूसरी डोज के बाद फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथियों, भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। एक और अहम तथ्य है जिसका हमें ध्यान रखना है। दुनिया के 50 देशों में 3-4 सप्ताह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। करीब करीब 1 महीना हुआ, लेकिन अब भी करीब करीब 2.5 करोड़ लोग ही वैक्सीन हो पाई है पूरी दुनिया में। उनकी अपनी तैयारियां हैं, उनका अपना अनुभव है, उनका सामर्थ्य है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब भारत में हमें अगले कुछ महीनों में ही लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। इस चुनौती का पूर्वानुमान लगाते हुए ही बीते महीनों में भारत ने बहुत व्यापक तैयारियां की हैं। कोरोना की वैक्सीन से अगर किसी को कुछ असहजता होती है तो उसके लिए भी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पहले से ही इसके लिए एक मैकेनिज्म हमारे पास रहता है। कोरोना टीकाकरण के लिए इसको और मजबूत किया गया है। साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। थोड़ा सा भी लूजनेस नुकसान कर सकता है। और यही नहीं, जिनको टीका लगाया जा रहा है वो भी संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हम लेते रहे हैं उनको फॉलो करते रहे। ये सुनिश्चित करना ही होगा। तो अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और विशेष जानकारियां आपको दें। कोविड-19 का सामना करने के क्रम में लॉकडाउन के पहले चरण के ठीक बाद नागरिकों को अपनी कोविड से संबंधित शिकायतों का संबंधित ULB से समाधान कराने में सक्षम बनाने के लिए मौजूदा स्वच्छता MOHU ऐप का एक संशोधित संस्करण पेश किया गया। इस ऐप को कोविड-19 से जुड़ी शिकायतों की 9 अतिरिक्त श्रेणियों के साथ फिर से पेश किया गया है। इस ऐप में 1.5 लाख से ज्यादा कोविड से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी मिशन ने सुनिश्चित कर दिया कि स्मार्ट शहर कोविड संकट से निपटने का प्रबंध करते समय प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में सबसे आगे रहे। 50 से अधिक स्मार्ट शहरों ने अपने एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्रों को कोविड-19 वॉर रूम में तब्दील कर दिया, ताकि कोविड से निपटने में विभिन्न सरकारी विभागों, विशेष रूप से बेंगलुरु, पुणे, इंदौर, आगरा, वाराणसी और सूरत के साथ सहयोग करने में सक्षम हो सके। पुणे, आगरा, वाराणसी, सूरत, बेंगलुरु शहरों में एकीकृत डैशबोर्ड विकसित किए गए, ताकि प्रभावी निर्णय लिए जा सके। कोविड हॉटस्पॉट्स, चिकित्सा बुनियादी ढांचे, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही पर निगरानी रखी जा सके और ट्रैकिंग पर नजर रखने और लॉकडाउन के दौरान बंदोबस्त किए जा सके। सूरत, पुणे, नागपुर, आगरा और चेन्नई जैसे स्मार्ट शहरों में संपर्क का पता लगाने के लिए और वायरस संक्रमित व्यक्तियों पर नजर रखने और निगरानी के लिए वेब आधारित मोबाइल एप्लीकेशनों का लाभ उठाया गया। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.91% की वृद्धि दर्ज की गई है और 84,928 करोड़ रुपए के MSP मूल्य के साथ KMS खरीद प्रक्रिया से लगभग 55 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं इसी पर ये खास रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 401,76,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 500,07,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। वर्तमान में जारी KMS खरीद संचालन के तहत 94,414 करोड़ 80 लाख रुपए मूल्य की खरीद की गई है और इससे लगभग 64,25,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत 51,66,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,67,020.86 मीट्रिक टन की खरीद की है, जिससे 1,43,258 किसान लाभान्वित हुए हैं। 3 जनवरी 2021 तक 52 करोड़ 40 लाख रुपए के MSP मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें MSP से अधिक है। 3 जनवरी 2021 तक 76,60,886 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 22,410 करोड़ 54 लाख रुपए है, जिससे 14,82,657 किसान लाभान्वित हुए हैं।
भारत में पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 16,959 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके कारण कुल संक्रमित मरीजों की संख्या में 809 की कमी आई है। कोरोना के नए मामलों में कमी होने के साथ साथ संक्रमण से मुक्त होने की उच्च दर के फलस्वरूप देश में लगातार संक्रमित लोगों की संख्या में गिरावट हो रही है। आइए दिखाते हैं इस पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। भारत में पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 16,311 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 229 दिनों के बाद प्रतिदिन 170 से कम मौतों के मामले सामने आए हैं। भारत में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 2,25,000 हो गई है। केरल में कोरोना से प्रतिदिन अधिकतम 4,659 मरीज स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में 2,302 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि छत्तीसगढ़ में 962 मरीज स्वस्थ हुए। केरल में कोरोना के प्रतिदिन अधिकतम 4,545 नए मामले सामने आए हैं। 3,558 नए मामलों के साथ महाराष्ट्र का स्थान है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 161 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अधिकतम 34 मौत हुई। प्रतिदिन 23 एवं 19 मौतों के साथ केरल एवं पश्चिम बंगाल का स्थान है। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में दें आपको जानकारी। देश के कुछ राज्यों में प्रवासी पक्षियों, जंगली एवं देशी कौवों और पोल्ट्री में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के प्रकोप के मद्देनजर नई दिल्ली के कृषि भवन में पशुपालन एवं डेयरी विभाग में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके बारे में दूरदर्शन किसान से बातचीत में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सर, जिस तरह से ये इन्फ्लुएंजा वायरस अभी देश भर में फैला है, सर इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो बीमारी है 2006 से हमारे देश में मौजूद है और नॉर्मली ये माइग्रेटरी बर्ड्स के द्वारा आती है, जो कि जनरली विदेशों से हमारे यहाँ उड़ के जो पक्षी आते हैं तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में और जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में, जाड़े के समय में नॉर्मली ये पक्षी जब उड़ के आते हैं तो ये जगह जगह से बीमारी लेके आते हैं और फिर यहाँ पे उनकी बर्ड की ड्रॉपिंग्स वगैरह जो गिरती हैं या उनके द्वारा ये बीमारी देश में फैलती है। और हमारे यहाँ पे इसके ऊपर में जो स्टैंडर्ड एक्शन प्लान है वो 2006 से हम लोगों ने बनाया था। उसको हम अपडेट करते रहते हैं। लेटेस्ट जो उसका अपडेशन है वो हमने 2021 में अभी फिर से बर्ड फ्लू के आते ही किया है। और ये जो बीमारी है नॉर्मली आज की तारीख में जो फैली हुई है, ये 5 स्टेट्स में फैली है। छठे स्टेट में अभी कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन 5 स्टेट में फैली हुई है। और हिमाचल में H5N1 है और बाकी सारी स्टेट्स में H5N8 वाला वायरस है। तो कई तरह के प्रोटीन H और N तरह के प्रोटीन होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके का होता रहता है। उसकी वजह से ये बीमारी आती है। और इस बीमारी का पिछले 10 से 15 सालों में जब से ये बीमारी इस देश में है, ये बीमारी पक्षियों से मनुष्यों में आज तक पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मनुष्यों में ये ट्रांसमिट हुई है। सर, जैसा आपने बताया कि 2006 में
भारत में इसका पहला देखा गया। और सर इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1996 में चाइना में देखा गया और 1997 में सर हांगकांग में कुछ मनुष्य में भी ये पाया गया है। सर इतने साल हो गया, भारत में अगर हम देखें तो लगभग 14 साल हो गया और विश्व लेवल पर हम चाइना में देखते हैं तो लगभग सर 24 साल के आसपास हो रहा है। अभी तक इससे निजात क्यों नहीं पाया गया सर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये बीमारी जो है वो वायरस के द्वारा फैलती है और वायरस की जो प्रकृति है वो म्यूटेट करने वाली है। समय समय पे म्यूटेट बड़ी जल्दी जल्दी होता रहता है। जैसे अभी आप कोविड में देख रहे हैं कि एक कोविड का एक वायरस ठीक नहीं हुआ, यूके से दूसरा म्यूटेंट वायरस एक और आ गया। इसी तरह से वायरस जो है वो वायरस में म्यूटेशन होता है, इसलिए इस बीमारी से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके अभी तक कोई उस तरह का जो बीमारी के लिए जो चिकित्सा हैं उसके लिए स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल है और हर देश में इस बीमारी को उसी तरह से हैंडल करते आए हैं। उसी तरह से इसके लिए जो भी कंट्रोल मेजर्स लेने होते हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं वो सब हर देश लेते हुए आए हैं और आज की तारीख में हम लोग भी वही मेजर्स ले रहे हैं जो रिक्वायर्ड हैं। इसमें जहाँ पे बीमारी के लक्षण पाए गए हैं और कंफर्म हुई है टेस्ट रिपोर्ट, वहाँ 1 किलोमीटर रेडियस में इन्फेक्टेड जोन डिक्लेयर किया गया है और 10 किलोमीटर के एरिया में सर्विलेंस जोन डिक्लेयर किया गया है। और सर्विलेंस जोन में हमें इंटेंसिव सर्विलेंस करने की ज़रूरत है और इन्फेक्टेड जोन में हमें और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अगर उस 1 किलोमीटर रेडियस में कोई पोल्ट्री फार्म है या डक फार्म है तो वहाँ पे जो पक्षी हैं उनको मारने की ज़रूरत है, कलिंग करने की ज़रूरत है और कलिंग करके और उनको अच्छे से बरी करने की ज़रूरत है जिससे कि वह बीमारी उस 1 किलोमीटर रेडियस के बाहर ना फैले। तो आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।